अच्छा भाई। बाकी लोगों को भी बुला लो। अच्छा जी। पेड जर्नल के बारे में स्टार्ट किया तुमने। प्रीडेटरी पब्लिशर। प्रीडेटरी में जो है, इन लोगों को अपना इंटरेस्ट सिर्फ इसी बात में होता है कि अपने प्रॉफिट को उन्होंने सामने रखा होता है, इसलिए वो आपके पेपर जो है पब्लिश कर देते हैं। और जो पेड जर्नल है उसके मतलब रिकमेंडेशन ये है कि अवॉइड सेंडिंग आर्टिकल सबमिशन टू देम, अवॉइड सर्विंग ऑन देयर एडिटोरियल बोर्ड। कहते हैं कि आप जो पेड जर्नल के अंदर जो है सबमिशन करते हैं, वो आप मशकूक हो जाते हैं। उसके एडिटोरियल बोर्ड में जाते हैं तो मशकूक हो जाते हैं। आप उनके पेपर्स को रिव्यू करते हैं तो मशकूक हो जाते हैं। प्रमोशन कमेटी जो है आपके पेड जो जर्नल वाले पेपर होते हैं
उनकी स्क्रूटनी भी टफ करते हैं कि ये तो पेड है, ये काम पता नहीं ठीक है नहीं। लेकिन ये वाली जो स्क्रूटनी टफ वाला काम है, ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो होता है। यहाँ पाकिस्तान में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होता होगा कि जब आप प्रमोशन के लिए सारे पेड जर्नल लेके जाते हैं, फिर आपके जो है ना, आपके काम के ऊपर जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आता है कि ये तो सिर्फ जो है ना पैसे खर्च करके जो है ना प्रमोशन के लिए, ये चीज़ होती है कि आप पेड में जाकर मशकूक हो जाते हैं। और जो एक अच्छा रिसर्चर है उसके लिए तो यही काफ़ी होता है अगर कोई आपके काम के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट करे। तो फॉर पब्लिशिंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूरो जर्नल है, कॉमन ग्राउंड पब्लिशर है, डैमिक जर्नल है, अफ्रीकन वर्ल्ड प्रेस, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मलेशिया का इसी तरीके एचईसी की भी क्राइटेरिया है। एचईसी के क्राइटेरिया अगर देखना है तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट है HJRS HJRS आप लिखते हैं तो ये आ जाए HJRS। यहाँ पे ये इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आपने चेक करना हो कि फलां पेपर को ये क्या रैंक देते हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। आप लोग इससे फेमिलियर हैं, मतलब इसमें मैं लिखता हूँ IEEE एक्सेस, तो ये इसके बारे में बता देता है कि भाई इसको हम क्या रैंक देते हैं, हर एक के बारे में जो है। तो ये बता रहे स्कोपस है या नहीं, वेब ऑफ साइंस है या नहीं, कौन से कंट्री का है, एक डब्ल्यू कैटेगरी में। फिर ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, एच इंडेक्स कितना है, CD2, ये यहाँ पे ईगन फैक्टर है, EF जो है ईगन फैक्टर, ठीक है। और ये इसका जो कैटेगरी कंप्यूटर साइंस में कितना है इसका इम्पैक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग में कितना है, इसमें कितना है, ये आप ये देखें जिसको सिलेक्ट, यहाँ पे जो सिलेक्ट करें कंप्यूटर साइंस में इसको W कैटेगरी है, इंजीनियरिंग में भी W है, और मटेरियल साइंस में भी W है, लेकिन तो डिफरेंट थोड़ा सा रैंक का फर्क, कंप्यूटर वाले इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा IEEE एक्सेस में गया। तो ये जो है ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा पेपर एक्सेप्टेबल है कौन सा। ये यहाँ पे इन्होंने अपना दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट इज इंडेक्स जर्नल, ए जर्नल इज इंडेक्स व्हेन इट इज its bibliographic and citation information is included by citation data supplier। अब साइटेशन डाटा सप्लायर में अगर उसकी इंडेक्सिंग आ जाए तो वो इंडेक्स जर्नल हो जाए। फॉर रिसर्च यूनिवर्सिटी द साइटेशन डाटा सप्लायर स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस और वेब ऑफ साइंस में आए तो वो क्या आ जाएगा, इंडेक्स जर्नल आ जाएगा। इन स्कोपस वाले जो इसको जो है वो अपनी साइटेशन में देना शुरू करते हैं, और वेब ऑफ साइंस वाले देना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, इंडेक्स। वाई टू सबमिट इन एन ISI जर्नल। अब ISI स्कोपस भी इंडेक्स जर्नल है, स्कोपस में जो है स्पेशल है ISI इंडेक्स जर्नल। If published better visibility, higher credibility, good incentive। ये ISI जर्नल से जो है ना वो एक लतीफ़ा आया जेल में, वहाँ पे ना मलेशिया में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को उसके सुपरवाइजर ने कहा कि तुम जो है ना अपने एरिया के जो है ना फेमस ISI के जर्नल है ना उनके नाम लेके आना। अगले दिन वो क्या कहता जी, ISI का सबसे मशहूर जर्नल जनरल हमीद है, आजकल जनरल पाशा है। तो ये और फिर दो तीन और जनरलों के नाम जी, हमारे रीजन में तो ISI के जो मशहूर जनरल हैं ये तो ये ऐसे भी हो जाता है। हम वो बोलने में जर्नल भी है, जी सर, ऐसे ही होता है। ISI भी सर है। बात तो उसकी ठीक थी ना सर, हाँ, ISI के जर्नल ही था ना सर। आज तो उसने सही बताई। तो ये सर इस हमने तरह भी जब पहले सुना था ना ये ISI, तो हम भी यही सोचते रहे थे। ये ISI कौन सा, जी। ISI जो जर्नल है वो स्कोपस भी होते हैं,
इफ पब्लिश बेटर विजिबिलिटी, हायर क्रेडिबिलिटी एंड गुड इंसेंटिव। अगर पब्लिश हो जाए, इसकी आईएसआई जर्नल की जो है वो क्रेडिबिलिटी है कि उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी मिलती है, उसका इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो वो उस तरह अब तो ये बिल्कुल ही डूबते ही जा रहे हैं। पहले तो ये कुछ पैसे देते थे, लेकिन अब वो भी जो है ना वो बंद ही हो गए हैं। वरना ये जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज में 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे एक पेपर पब्लिश करने में यूनिवर्सिटी वाले दे देते हैं। यहाँ पे तो पता नहीं 10-20 हज़ार रुपया देते थे, अब वो भी जो है ना ऐसे। इफ रिजेक्टेड, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद फ्री यूजफुल रिव्यू। अगर रिजेक्ट भी हो जाए ना तो आपको रिव्यूज इतने अच्छे मिलते हैं कि आपको पता चल जाता है जी मेरे काम में क्या क्या कमी है, क्या चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। और मेरा जो पहला एसएलआर पेपर था वो, उसको मैंने आईट्रिपल ट्रांजैक्शन में भेजा था, उसको मैंने एसीएम कंप्यूटिंग सर्वे में भेजा था, और एक और जर्नल था एल्सेवियर का। तीनों जगह से रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ था कि उन्होंने रिवीजन दी। उसके बाद फिर एल्सेवियर का जो है इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वो भी क्यूएन ही था, इसमें फिर पब्लिश हो गया था। तो अगर आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं भी होता, रिजेक्ट भी होता, तो आपको यूजफुल रिव्यूज मिल जाते हैं, और वो भी फ्री यूजफुल। इससे क्या है कि आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि अब इसमें मैं क्या करूँ। तो आपका काम किया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। वो ज़रूर है कि अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हर जर्नल जब रिजेक्ट करता है तो वो हमें रिविजन्स के साथ देता है कुछ, कि कुछ ऐसे बस रिजेक्ट कर दिया और बस खत्म। अच्छा, उसमें डिपेंड करता है। अगर तो आपका एडिटर ही रिजेक्ट कर दे, मतलब आपने सेंड किया, एडिटर के पास गया, उसने कहा ये तो हमारे स्कोप में ही है, नहीं है, और वहीं से कह देता है। जैसे मेरा जेएनसी में गया था ना, जर्नल ऑफ नेटवर्क और एंड एप्लीकेशन कंप्यूटिंग, तो जर्नल ऑफ नेटवर्क एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वो क्योंकि वो नेटवर्क का जर्नल था, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था, तो उन्होंने वहीं से वापस भेज दिया। तो उस वक्त उसके रिव्यूज नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने वो रिव्यू करवाया ही नहीं। जर्नल का एडिटर ने ही वहीं से फाइल कर दिया था कि ये हमारे स्कोप में ही नहीं है, तो वो स्कोप चेक नहीं किया था, वैसे सेंड कर दिया था। शुरू शुरू के दिन से तो नहीं चीज़ पता थी। तो इस तरीके से जो है, तो वरना जो है वो रिव्यूज भेजते हैं। अगर मैं आपको शेयर करूं, जो मेरे पेपर्स में जो पहला पेपर था उसकी रिजेक्शन के रिव्यूज आए थे, जो वो अच्छे खासे थे कि उससे जो है ना आपको पेपर का ये ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो है था, इसका ये रिजेक्शन रिव्यू। अब ये देखें, इन्होंने जो मुझे ईमेल की थी ये वही है, ये मैंने हाईलाइट किए हुए। उन्होंने ऐसे ही कमेंट, ये रिव्यू, ये ऊपर तो आ गए ना वो कमेंट, और उसके बाद ये रिव्यूअर्स के कमेंट देखें, ये देखिए कितने सारे कमेंट देख रहे हैं। यानी यहाँ से शुरू, ये रिव्यूअर के कमेंट यहाँ से शुरू होते हैं, ये पहले के कमेंट। अभी इतने सारे कमेंट देगा तो आपको जो है, आप कहेंगे कि वाकई जो है ना ये फ्री में मिले ना। ये देखो, ये पहले के थे, फिर दूसरे के आ जाएंगे, फिर तीसरे के आएंगे, दूसरे रिव्यूअर्स के आगे, ठीक है। जो जो उसके अंदर फिर तीसरे रिव्यूअर के था ट्रांजेक्शन, ठीक है। जब आपके पास इतने सारे रिव्यूज आते हैं तो आप उसको रिफाइन यकीनन करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये एक ही हो गए। फिर दूसरा मेरे पास ये कंप्यूटिंग सर्वे के अंदर मैंने भेजा एसीएम, ये अब इन्होंने भी जो भेजा था कंप्यूटिंग सर्वे, ये देखें, ये इनके भी रिव्यूज देखें, ठीक है ना। ये मैंने हाईलाइट किया था, इनको फिर मैंने ओवरकम किया ना, तो ये देखें। सर ये आपने ईमेल्स को सेव किया हुआ है या वो वर्ड में ही भेजते हैं? नहीं नहीं, वो ईमेल में थे, ईमेल में सेव किया, वो ईमेल में भेजते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 1 के 2 के 3 के, तो फिर वो जब वो चीज़ें आती हैं तो फिर आप उनको ओवरकम करते हैं। फिर ये जो है इसको मैंने
IST में भेजा था। तो IST में जो पहली रिवीजन आई थी, ये मैंने रिस्पांस किया जैसे पहले उस, अब वो रिवीजन आई थी, ये पहली रिवीजन आई थी, उसमें भी उन्होंने कमेंट्स दिए थे, देख रहे हैं कि उन्होंने जो दिए उनको मैंने रिप्लाई किया कि उन्होंने ये कहा, ये उन्होंने कहा था, ये मैंने इनको अपडेट किया, कहाँ पे क्या किया, ये देखिए सारे, ये भी अच्छे खासे थे, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं किया था, रिवीजन दी थी कि दूसरे के, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन आती हैं, तो फिर आप उसको जो है वो कर लेते। फिर ये दूसरा या फिर तीसरे के अंदर कि कुछ, चौथे में तो बिल्कुल माइनर सी रह गई थी कुछ नाम वगैरह की, तो फिर वो इस तरीके से, तो वो 2-3 रिवीजन के बाद जब वो गो थ्रू होता है, तो फिर जो है आपका वो इतना रिफाइन हो चुका होता है कि आप उनको आंसर कर करके, तो जब इतनी चीज़ों से गो थ्रू होता है ना, तो इससे परेशान नहीं होना होता। पहले जब रिजेक्ट आ जाए, अगर अच्छे रिव्यू मिल जाए ना, तो वो एक ब्लेसिंग ही होती है, उसको आप लोगों ने उसको ब्लेसिंग ही लेना है। अब मैंने ये इधर भेजा है IEEE एक्सेस में। अब वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी इतनी हो जाती है कि आप देखें, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये भेजा था पेपर, ये ये बगैर किसी रिवीजन के एक्सेप्ट हो गया IEEE एक्सेस में। नहीं, ये नहीं, ये तो दोस्त का था, ये रिजेक्ट हो गया था। ये वाला, ये वाला, ये वाला पेपर जो है, तो ये इस तरीके से। अब इसमें ये था कि अब क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी पे नहीं करती, तो ये मेरा दोस्त है आरिफ, ये उधर है, पाकिस्तान में ही है, हरीपुर में यूनिवर्सिटी है जो ऑस्ट्रिया के साथ कोलेब्रेशन है। अब वो लोग पे करते हैं, तो मैंने उसको कहा कि तू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बन जा, तो मेरा पेपर जो है ना, तो फर्स्ट ऑथर मैं ही हूँ इसमें, सेकंड ऑथर उसको बनाया, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर बना के उसको, अब ये पहली दफ़ा में ये हमने सेंड किया था, और ये पहली दफ़ा में यानी बगैर किसी रिवीजन के जो है वो एक्सेप्ट हो गया। सिर्फ ये भी, अब इसमें भी ये हुआ था कि इसको पहले हमने वो अनपेड में भेजा था, उन्होंने कुछ चीज़ें दी थी, वो उन्होंने डिफाइन करके इधर भेजा, तो इन्होंने फ़ौरन ही कर दिया। तो ये इस तरह भी होता है कि जब आप एक दफ़ा रिफाइन कर चुके होते हैं, फिर आपको पता होता है कि इसके अंदर ये रिजर्वेशन, उन्होंने भी रिजर्वेशन ये दी थी, उन्होंने कहा था एक और जो है ना उसके ऊपर टेस्ट करें, जो एक और डाटा सेट पर टेस्ट करें। तो जब आप चीज़ों को रिफाइन करके दोबारा भेजते हैं, तो फिर वो ये नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करते हैं, वो फ़ौरन ही जो है ना पहले अटेम्प्ट के ऊपर ही बगैर किसी रिवीजन के उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। देखो ना, ये एक्सेप्ट द कमांड accepted for publication, पहली दफ़ा अगर नो चेंजेस टू ऑथर लिस्ट विल बी कवर्ड। तो इस तरह भी होता है। तो यहाँ पे यानी ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यूजफुल रिव्यूज मिल जाते हैं, तो ये आपको मैंने दिखाया। इफ योर पेपर इज of high quality but submitted to non-ISI journal, you have wasted a potentially rare chance। यानी आपका अच्छा जर्नल था, आपका अच्छा पेपर था, और लो जर्नल में भेज दिया, तो इसका मतलब आपने वो एक अच्छी चीज़ को ज़ाया किया। अब वो मसला ये होगा कि अब वो आपको फेस करना पड़ेगा कि वो जो है वो हल्के जर्नल में भेजा, तो उसको वो उतनी पजीराई भी नहीं मिलेगी, बेशक चीज़ अच्छी है लेकिन पजीराई नहीं मिलेगी, ये चीज़ हो जाए। तो इसलिए वो देख लिया करेगा भाई स्कोप इसका किसके मुताबिक, तो फिर वहीं पे भेजें। बेहतर है ऊपर से शुरू हो, आप खुद ना वो करें। अगर आप इतने मेच्योर हो गए कि आपको पता है कि यार इन्होंने तो रिजेक्ट कर देना है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर तो ठीक है। तो और अगर आपको नहीं पता, तो फिर टॉप से शुरू हो जाए। टॉप वाले ने रिजेक्ट किया, मतलब Q1 वालों ने रिजेक्ट किया, Q2 में भेज दें, Q2 से रिजेक्ट हुआ Q3 में भेज दें, Q3 से रिजेक्ट हुआ Q4 में भेज दें। ये इस तरह वो क्वार्टाइल वाइज नीचे आए, तो कहीं तो रुकेगा ना। और वैसे भी इतनी देर में ना उसकी रिफाइनमेंट इतनी हो जाती है कि वो, लेकिन मैं तो नीचे आया ही ना था, मैं Q1 में ही रहा था, तो Q1 में ही पहले वाला वो मेरा हो गया था। तो अच्छा, अब इम्पैक्ट फैक्टर एनुअल मैयर, हाउ टू मच, इसको कैसे जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर को मैयर किया जाता है, ये तो मैं बाकी टीचरों ने भी आपको बताया होगा, ये तो पता है ना इम्पैक्ट फैक्टर का।
क्यों भाई? सर आपने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, इसमें वो ये है कि प्रीवियस 2 ईयर की साइटेशन, प्रीवियस 2 ईयर से जो है करंट ईयर का जो है वो काउंट होता है। फॉर एग्जांपल 2012 का इम्पैक्ट फैक्टर अगर कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए 2010 का और 11 की जो है वो साइटेशन देखी जाती है। ठीक है, और ये फार्मूला उसको भी शायद हम लोगों ने अपडेट किया था। ये 2011 में कितने साइट हुए, 10 में कितने साइट हुए, उनको सम कर लिया। ठीक है, ये है साइटेशन इन नंबर ऑफ आइटम पब्लिश्ड। नंबर ऑफ आइटम पब्लिश कितने हुए और साइट कितने हुए, दो चीजें हैं। तो ये इस तरीके से 2012 में कितनी दफा साइट हुआ, 11 में कितनी दफा साइट हुआ, तो उसको डिवाइड कर दिए इस तरीके से जो है वो। ठीक है जी, समझ लगी इसकी या नहीं? जी सर आगे। अच्छा, गेटिंग इम्पैक्ट फैक्टर एंड रैंकिंग ऑफ जर्नल। एक्सेस जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। जर्नल JCR जो है ऑन द ISI वेब ऑफ नॉलेज प्लेटफॉर्म, सेलेक्ट आइदर JCR Science edition or JCR Social Science edition and the year. You can choose browse by subject category or search for specific journal. If you are looking for ranking of a journal, search the specific journal title, then click on the title. Then in the next screen, select the journal rank. ठीक है जी, ये यहाँ पे ये दिया भी हुआ है कि आप यहाँ पे करते हैं इसको। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने चेक भी किया होगा। ये यहाँ पे यहाँ इससे जो है वो आप रैंक कर सकते हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं बाय इम्पैक्ट फैक्टर JCR में। अभी यहाँ पे घर में तो वो नहीं दे रहा होगा ना इसकी एक्सेस, तो अगर आप यूनिवर्सिटी से करेंगे तो JCR की इन्होंने वो सब्सक्रिप्शन ली हुई है। आजकल तो शायद वो आजकल देखिए ये इतने पैसे बचा रहे हैं। अब इन्होंने HEC की जो प्लेजरिज्म का टर्नरिटन का अकाउंट भी रिन्यू नहीं करवाया, तो इसकी क्या जरूरत है। हालांकि आजकल टीचर फ्री हैं और वो रिसर्चें कर रहे हैं, तो ये जो है इन्होंने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में अक्सर यूनिवर्सिटी की टर्म की रिपोर्ट वो जो है ना वो चल ही नहीं रहा है, अकाउंट नहीं चल रहा, पे ही नहीं किया। अच्छा जी, इस तरीके से जो है आप इम्पैक्ट फैक्टर देख सकते हैं और उसमें रैंकिंग देख सकते हैं कि फलां की जो है कितनी है। जैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम का कितना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का ये कैटेगरी आ रही है और साथ में व्यू जर्नल डेट्स और व्यू कैटेगरी डेट में यहाँ पे सिलेक्ट वन और मोर कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। एक तरीके से जो है उनका थॉमसन यूट्यूब की साइट से इम्पैक्ट फैक्टर वाइज भी साइट कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपने देखा होगा कि ये ऐसे सारे ईयर की दिखा देता है वो पूरी रिपोर्ट। बेस्ट रैंक जर्नल्स रैंक वाइज जो है वो सॉर्ट कर देता है। ठीक है ना, अभी किसी एक के मतलब देखना हो, जैसे ACM ट्रांजैक्शन है ऑन डेटाबेस सिस्टम, ये तो आपका फेवरेट है डेटाबेस सिस्टम है ना। तो ACM की जो एक ट्रांजैक्शन है डेटाबेस सिस्टम के ऊपर भी, तो उसके इशू 4 ईयर के इशू लैंग्वेज ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन जो अगर आपने देखना हो, एक कब इशू हुआ था इसका पब्लिशर, ये कितने साल बाद इसका इशू इशारा होता है, ये सारी चीज़। यहाँ पे जनरल रैंक इन कैटेगरी रेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जनरल रैंकिंग
अब ये कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग है और इसका अलग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इम्पैक्ट है, ये इसका इम्पैक्ट है। अच्छा, हाउ आर जनरल रैंक इन टायर, ये कहते हैं ना Q1 Q2। use the citation system, total number of citation and article or period of 2 years to get the impact factor of journal। ये तो आपने पिछली स्लाइड में देख लिया। Arrange the total journal title in a specific subject category by impact factor in descending order, divide equally into 4 group। 1 to 25 वाले जो है वो Q1 हो गए, ठीक है, और 25 से 50% वाले Q2 हो गए, 6 Q3 और Q4। The tire level can change, impact factor of the journal change, टोटल नंबर जब इसमें ये बात दफा ऐसे होता है कि किसी दो जर्नल्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, एक का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है, एक का कम है। जिसका कम है उसका वो Q1 है, जिसका ज़्यादा है वो Q2 है। ऐसे भी हो सकता है। वजह ये है कि वो कैटेगरी वाइज लगा होता है ना, तो वो जो दो डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे तो उसके मतलब एक के जो है, एक के 20 हैं, तो इस एक कैटेगरी के जो है वो 20 जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर वाले 20 हैं। उसका नंबर जो आता है वो 7वां नंबर आया, तो वो तो Q2 हो गया ना। और एक में है ही 10 और उसका नंबर जो है वो, या एक में है वो 10 की बजाय 40 है, तो इसका उसका अगर वो 9वां भी नंबर हुआ तो वो Q1 में ही आ जाएगा। तो कम इम्पैक्ट फैक्टर से भी जो है क्वार्टाइल में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद ये स्कोपस है, साई मैगो, इसका जो है जर्नल रैंकिंग FJR है। अच्छा, वो ये चीज़ देख लिया करें आप कि जैसे कोई कुछ रैंकिंग होती है ना, कोई ESI है, कोई साइंस इम्पैक्ट है, ये डिफरेंट कैटेगरीज है। तो ये जो है SJR का साई मैगो जर्नल कंट्री रैंक, यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हम इन्होंने जो है स्कोपस को जो है वो कुछ वर्थ देने शुरू किया है, वरना तो स्कोपस को, हालांकि पूरी दुनिया में स्कोपस को जो है वो वर्थ मिलती है, पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो अब इन्होंने वैसे कंसीडर करने शुरू किया है, वरना स्कोपस पेपर को, हालांकि वो एक जर्नल पेपर है और इंडेक्स पेपर है, लेकिन ये इन्होंने वर्थ ही नहीं दी हुई थी। तो ये यहाँ पे जो है स्कोपस की जो है, तो यहाँ पे जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का स्कोपस में Q1 है, आर्गुमेंट एंड कंप्यूटेशन जो है स्कोपस में Q1, ठीक है। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स ये मुख्तलिफ जो है स्कोपस के अंदर इनका जो है वो रैंक है। अच्छा, उसके बाद सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट फैक्टर SNIP, citation potential is shown to vary between general subject category or discipline। For example, impact factor in mathematics, engineering and social sciences is less than impact factor life sciences। अब ये भी एक है। अब जो मैथ वाले जो जर्नल होते हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर ही बड़ा ज़्यादा होता है, तो अब उनका वो 10-10 इम्पैक्ट फैक्टर होता है, और वो जो है आपका जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे उनका वो 20-20 भी होता है। तो अब उसको पोटेंशियल जो है वो वेरी करता है। अब उनका बिटवीन जर्नल विद इन सेम सब्जेक्ट कैटेगरी, इफ बेसिक जर्नल है, इफ अप्लाइड और क्लिनिकल जर्नल, जर्नल कवरिंग इमर्जिंग टॉपिक, periodical in class are more general journals। SN, SNIP corrects for such differences, measure the journal contextual citation impact। This means that contrary to the impact factor, SNIP number
SNIP number can be compared for any two journals regarding of the field they are in. SNP is defined as the ratio of the raw impact per paper divided by relative database submission potential. ये समझ में आई बात की कि उनका जो है यानी मैथ्स वालों के पास 10-10 इम्पैक्ट फैक्टर वाले पेपर चलते हैं तो उनको वो वैल्यू नहीं मिलती जो साइंस वालों के जो अप्लाइड साइंस वालों को मिल जाती है। उनका 2-2 इम्पैक्ट फैक्टर होता है तो फिर वो वैसे तो देखने में उनका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है तो खाली इम्पैक्ट फैक्टर से भी आप नहीं जज कर सकते क्वालिटी को। और भी चीज़ें हैं जैसे ये हमारे पास SNIP जो है उससे जो है वो उसका एक नंबर बना देता है कि जिससे जो है उसकी तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट फैक्टर और ये आ गया जर्नल एनालाइजर। और यहाँ पे देखें ना ये है जी एब्रीवेटेड जर्नल टाइटल नेचुरल केमिकल बायोलॉजी जो भी है यहाँ पे लिखा है फुल नेम ये नेचर केमिकल बायोलॉजी इसका 12 इम्पैक्ट फैक्टर है। ठीक है और इधर जो है इधर है जी VLBG जर्नल अब इसका जो है 1.3 है। ठीक है तो यहाँ पे 1.356 तो ये यहाँ पे जो जर्नल एनालाइजर है वो यहाँ पे बताता है ये नेचर साइंस का ये SNP देख रहे हैं SNP इसका 3 बनता है इसका 2 पॉइंट था। अब हालांकि इम्पैक्ट फैक्टर इसका 1 था इसका 12 था तो SNP जो है SNIP जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे इसका बनता है 3.3 और इसका क्या बनता है 3. इसका भी 3.3 बनता है और हालांकि इम्पैक्ट फैक्टर का कितना डिफरेंस है। ठीक है जी समझ आई बात की। जी सर। हाँ तो ये नहीं सिर्फ खाली इम्पैक्ट फैक्टर से आप नहीं ये जज कर सकते कि काम की वर्थ कितनी है या फिर दोबारा 10 मिनट का दरमियान में गैप बनेगा ये सेव होने में